बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपना जो प्रीवियस चैप्टर था वो अकॉर्डिंग टू ALP कंप्लीट किया था। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आज भी हम ALP के अकॉर्डिंग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को गौर से, इसकी जो आप कह लीजिए मेन हेडिंग है, उसको अगर आप देखें तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो असल में हमारे से ही स्टार्ट हुआ है। तो हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कैसे गुजारते हैं, कैसे इन्वायरमेंट हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है, ये तमाम तर बातों की जो एक्सप्लेनेशन है, इन बातों की डिस्कशन है, वो एक्चुअल में हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े थे, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है उसकी हमें यहां पर जरूरत है। तो उसकी डिस्कशन से एक्चुअल में हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप टू स्टेप अपने बेसिक टॉपिक्स की तरफ मूव कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसके मीनिंग को थोड़ा सा ब्रीफली मजीद समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल। ठीक है, क्या कहते हैं? माहौल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एक बात और आपको यहां पे बताता चलो, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का मतलब कि इंसान की हमने जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, यूं कह लीजिए, या फिर इंसान का जो इंटरेक्शन है, इंसान का इंटरेक्शन है किसके साथ? अपने एनवायरनमेंट के साथ। उस इंटरेक्शन की हमने क्या करनी है? डिस्कशन। एक्चुअल में इंसान का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, और क्या रिलेशनशिप्स हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशंस हैं, इनकी डिस्कशन एक्चुअल में हम इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसकी हमने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, विच इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया, इकोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में डिस्कस करते हैं कि इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ये कहते हैं कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस टू देयर एनवायरनमेंट, यानी जो बात अभी हमने स्टार्ट की कि जो इंटर रिलेशनशिप है ह्यूमंस का, यानी इंसानों का जो रिलेशनशिप है अपने एनवायरनमेंट के साथ, आप इधर वर्ड ह्यूमंस की जगह हम जो यूज करेंगे वो ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स का या ह्यूमन का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, इट इज कॉल्ड
इकोलॉजी। ठीक हो गया जी। और इकोलॉजी में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनके साथ हम बात स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्योंकि हमने बात ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट की, तो ऑर्गेनिज्म से बात स्टार्ट की जाएगी और ये लेवल्स तक पहुंचेगी एंड द लास्ट एंड फाइनल लेवल इज बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म लेवल था विच इज आल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल, जो कि हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल, उस ऑर्गेनिज्म लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक, कौन से लेवल तक? बायोस्फीयर लेवल तक जितनी भी डिस्कशन हम करेंगे एक्चुअल में वो डिस्कशन, वो इंटर रिलेशनशिप्स या आप कह लीजिए जो इंटरेक्शन की बात होगी जो कि हम यहां पर करेंगे, इस इंटरेक्शन को एक्चुअल में हम क्या नाम देते हैं? इकोलॉजी। क्या नाम देंगे? इकोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने 9th क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने कह लीजिए सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल, ऑर्गेनेल्स लेवल, इस तरह करके हमने वो सारे लेवल जो थे वो डिस्कस किए थे। लेकिन जब हम इंडिविजुअल लेवल तक पहुंचे थे तो अब देखिए एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका था। ठीक है, वहां तक वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट था। लेकिन आपके पास जो इंडिविजुअल लेवल है, यहां से ऑनवर्ड जितने लेवल हैं उनकी स्टडी को आज हम बायोलॉजी में एज अ ब्रांच के तौर पर इकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो यही स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन है हमारे चैप्टर की कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से मुराद कि हम मैन से स्टार्ट करेंगे, यानी ह्यूमन से, यानी ऑर्गेनिज्म से, यानी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल लेवल से, और आप कह लीजिए इन्वायरमेंट में जो नेक्स्ट या लास्ट लेवल कंसीडर किया जाएगा एक्चुअल में वो हमारे पास कौन सा होगा? बायोस्फीयर लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक आप कह लीजिए हम इंसान की स्टडी करेंगे, ह्यूमन की स्टडी करेंगे उसके एनवायरनमेंट के साथ, और वही एनवायरनमेंट एक्चुअल में हमारा कहां पर कंप्लीट होगा? बायोस्फीयर लेवल तक। तो ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ये आपका स्टार्टअप था चैप्टर का। अब इस चैप्टर में जो छोटी छोटी डेफिनेशंस अब आने वाली हैं, जिनकी अब हम डिस्कशन करने लगे हैं, वो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल लेवल की बात हुई है तो इंडिविजुअल लेवल से वो नेक्स्ट क्या लेवल थे जो आपने 9th में पढ़े थे, और लास्ट लेवल फिर बायोस्फीयर लेवल आया था। ठीक है, तो आपको याद करवा देता हूं स्टूडेंट्स मैं कि हमने जब इंडिविजुअल लेवल की डिस्कशन की थी, उस इंडिविजुअल लेवल के बाद मैंने एक सामने लेवल का नाम लिख दिया विच इज पॉपुलेशन लेवल, हमने वो पढ़ा था। पॉपुलेशन लेवल के बाद हमने कम्युनिटी लेवल पढ़ा था, और फिर कम्युनिटी लेवल के बाद हमने लास्ट पे बायोस्फीयर लेवल पढ़ा था। तो इसी तरह हम ये लाइन वाइज इनको स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 इनकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आप बुक पर भी आ जाइए, अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 113 को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक कंसीडरेबल है वो है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हेडिंग है? लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसी टॉपिक में अगर कुछ इंप्लीमेंटेशंस करी जाएं तो हमें वो नजर आएगा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जिस तरह हमने 9th में क्या पढ़ा था टॉपिक? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक एक्चुअल में आप कह लीजिए इंडिविजुअल लेवल्स तक था या इंडिविजुअल लेवल से पहले तक था। अब इंडिविजुअल लेवल से लेकर बायोस्फीयर तक एक्चुअल में इसका नाम क्या बन जाएगा? लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इकोलॉजिकल वर्ड कहां से आया? इकोलॉजी से। और इकोलॉजी क्या है वो हम डेफिनेशन में रीड कर लेते हैं, और वैसे भी मैंने आपको ये बनाकर बता दिया कि इकोलॉजी एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट यानी बायोस्फीयर लेवल तक का रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स लेवल ऑफ
इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन हम एडिशनल पढ़ लेंगे इकोलॉजी की, ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का ये समझ आ जाए। तो आप इसके ऊपर जो पैराग्राफ है, यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, इसकी लास्ट 2 लाइंस इकोलॉजी की डेफिनेशन है। तो आइए उसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, इट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से और स्टडी करते हैं हम अपने टॉपिक की स्टडी स्टार्ट करते हैं। इन इकोलॉजी द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। अब उन्होंने बता दिया कि जी इकोलॉजी में हमारे जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कहां से स्टार्ट होंगे, ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म से लेकर कहां तक जाएंगे, बायोस्फीयर लेवल तक। एन ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी, यानी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो 1 सेल पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर है, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स कई ज्यादा सेल्स पे डिपेंड करते हैं, विच इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, जिसमें ह्यूमन एग्जांपल आ सकती है। तो ये सिंपल सी बात हो गई, यहां तक हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। अब इंडिविजुअल लेवल से जो नेक्स्ट लेवल बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो एज अ डेफिनेशन पॉपुलेशन लेवल है। देखिए पॉपुलेशन के बारे में आप पहले भी जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशंस की गई हैं ताकि इसको मजीद अच्छी तरह आपको समझाया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है जी, आबादी, ठीक है। तो पॉपुलेशन लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें हम आबादी की बात करेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, आइए इसे रीड करते हैं, साथ साथ मैं आपको उसकी मीनिंग बताता हूं। तो जी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ऑर्गेनिजम्स का पूरा एक ग्रुप होगा। आगे देखिए, ऑफ द सेम स्पीसीज, जिसमें जो स्पीसी होगी वो सेम होगी। अब स्पीसी का वर्ड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अभी हम देखते हैं इसके बारे में भी, ठीक है जी। ऑफ द सेम स्पीसीज इनहिबिटिंग एट सेम जियोग्राफिकल, ठीक है, क्या वर्ड है, इनहिबिटिंग अ सेम, या आप कह लीजिए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी के हिसाब से, कुरा अर्थ यानी जमीन के हिसाब से, ठीक है, एरिया इलाका, पर्टिकुलर टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में सेम स्पीसीज में ग्रुपिंग की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स का एक जगह पर पाया जाना, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि आप जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप सब सेम स्पीसी हैं। सेम स्पीसी मतलब सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, आप सब एक ही वक्त पे बैठे हुए हैं बायोलॉजी के लेक्चर में, ठीक है, सेम टाइम पे। सेम टाइम यानी 10:30 आपका टाइम है फॉर एग्जांपल, तो सेम टाइम पे सेम जगह यानी क्लास में सेम आप एक जियोग्राफिकल एरिया में बैठे हुए हैं, यानी स्कूल के एरिया में हैं और उधर बैठ के बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, और आप एक सेम स्पीसी से रिलेटेड हैं, यानी आप सब ह्यूमंस हैं। देन हम आप सबको एक ही वक्त में एक ही जगह पाए जाने में एक स्पेसिफिक टाइम पे हम आपको क्या नाम देंगे जी, पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी। अब यहां पे जो टर्म स्पीसी है इसका क्या मतलब है ये सुन लीजिए। स्पीसीज का मतलब ये भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सेम स्पीसी के, वो इंटरब्रीड कर सकें। इंटरब्रीड का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें और उस रिप्रोडक्शन के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आ सके। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो आ सके, न्यू बेबी की फॉर्मेशन हो सके एक स्पेसिफिक वे से, और फिर वो बेबी आ जाए, इट इज कॉल्ड स्पीसी। जैसे हमने मैट्रिक में अपना जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर में एक टॉपिक था रैबिट का।
तो उसमें मेल रैबिट एंड फीमेल रैबिट जब ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आफ्टर 30 to 32 डेज के प्रोसेस के बाद इनका बेबी आ जाता है, इनका किट आ जाता है, जिसको हम रैबिट किट कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्पीसी है रैबिट स्पीसी, जिसमें एक मेल रैबिट एक फीमेल रैबिट यानी सेम ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करेंगे, मतलब मेट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एक या तो मेल ही या फीमेल रैबिट आ जाएगा। ये बन जाएगी रैबिट की एक स्पीसी। इसी तरह दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेम स्पीसीज पाई जाती हैं। जिस तरह रैबिट की पूरी दुनिया में एक स्पीसी है, कैट की एक स्पीसी है, डॉग की एक स्पीसी है, मंकीज की एक स्पीसी है, ह्यूमंस की एक स्पीसी है। ठीक है, अब यही स्पीसीज अगर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में सेम टाइम पे एक ही स्पेसिफिक जगह पे ग्रुपिंग की फॉर्म में पाया जाए, देन सिंपल इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी आबादी। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आपने 9th क्लास में पॉपुलेशन से रेलिवेंट एक एग्जांपल पढ़ी थी कि इन 2010 यानी 2010 में जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो कितनी थी जी, कितनी थी 173.5 मिलियन। ठीक है जी, यानी 173.5 मिलियन ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी इन 2010। यानी हमने ये देखा कि 2010 में पाकिस्तान एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, उसके अंदर एक ही वक्त पे स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक स्पीसी यानी सेम स्पीसी, सिर्फ ह्यूमन की बात की जा रही है, 2010 में उनको क्या किया, रिकॉर्ड किया गया सेम जियोग्राफिकल रीजन में या एरिया में। और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जब रिकॉर्ड किया गया तो कहा गया कि जी 2010 में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो 173.5 मिलियन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, जो कि इंडिविजुअल लेवल के बाद आती है, विच इज पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट पे मूव करें तो इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी जो है वो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा आपको कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन, क्या कहा गया जी, जब आपके पास डिफरेंट पॉपुलेशन कह लीजिए या पॉपुलेशंस कह लीजिए, डिफरेंट पॉपुलेशन या पॉपुलेशंस आपके पास पाई जाएंगी यानी अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब वो जो आपके पास पॉपुलेशन या पॉपुलेशंस पाई जाएंगी वो सिंपल लेवल पर भी हो सकती हैं या फिर वो कॉम्प्लेक्स लेवल पर भी हो सकती हैं। तो ये आपके पास सिंपल या कॉम्प्लेक्स लेवल में पाई जाने वाली जो पॉपुलेशंस होंगी, जो कि आप याद रखिए डिफरेंट होंगी, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, अगर एग्जांपल ले ली जाए तो मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए फॉरेस्ट की। किसकी? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मींस जंगल। अब आप देखिए एक जंगल में आपको क्या क्या पॉपुलेशंस मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको वहां पर प्लांट्स मिलेंगे, प्लांट्स की एक पॉपुलेशन होगी। वहां पर फॉरेस्ट में आपको फॉर एग्जांपल लॉइन स्पीसी मिलती है, शेर उनकी एक स्पीसी मिल जाती है। ठीक है, वहां पे फॉर एग्जांपल आपको आप कह सकते हैं एलिफेंट स्पीसी मिल जाती है, एलिफेंट्स मिल जाते हैं, लॉइंस मिल जाते हैं। अब आप इसके अलावा बहुत से डिफरेंट एनिमल्स जिनकी स्पीसीज आपको फॉरेस्ट में इजीली मिल सकती हैं। तो अब आपको नजर आ रहा है कि अगर मैंने 3 एग्जांपल लिखी यानी प्लांट्स, लॉइंस, एलिफेंट, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट की अपनी, लॉइंस की अपनी और एलिफेंट्स की अपनी एक क्या होगी, डिफरेंट पॉपुलेशन। लेकिन ये पॉपुलेशन मिलके एक ही जियोग्राफिकल रीजन में पाई जा रही है स्पेसिफिक टाइम पे, विच इज कॉल्ड डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो पाई जा रही है एक ही जगह पे, विच इज कॉल्ड फॉरेस्ट। विच इज कॉल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट की एग्जांपल जो है, फॉरेस्ट एक्चुअल में जो एग्जांपल है वो किसकी है, कम्युनिटी लेवल की। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो एक्चुअल में आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन लेवल में आएगा।
कॉम्प्लेक्स में क्यों आएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। तो अब आप स्टूडेंट्स बुक पर आइए, जहां तक मैंने आपके सामने रीडिंग को स्किप किया था 3rd लाइन पे, उसके बाद आपको पॉपुलेशन और कम्युनिटी की डेफिनेशन मिल जाएगी और सेम कुछ इसी तरह ये डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, इसलिए मैं इनको रीड नहीं कर रहा। अब आप राइट साइड पे देखिए, रिकॉलिंग में लिखा हुआ है स्पीसी की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, वो भी आपने इसको खुद याद करना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अब हम सेकंड पैराग्राफ से जी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और कुछ 1-2 टर्म्स और हैं, उन्हें समझेंगे। ठीक है, उनसे पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बल्कि बताता चलूं। एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि यहां पर यूज होने जा रही है, इकोसिस्टम। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज सो क्लोज रिलेटेड टू इकोलॉजी। अगर आप देखिए तो इकोसिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक, ये कहलाते हैं स्टूडेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और एबायोटिक से मुराद, ए मींस, चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है जी। अब देखिए बायोटिक से रिलेटेड, बायो से वर्ड आया, बायोटिक मींस आप कह सकते हैं लिविंग कंपोनेंट्स या वर्ड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ए जब भी वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजी में हम कहते हैं नॉट या नॉन। बायोटिक मींस लिविंग, कंपोनेंट मींस ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, इसकी मैं सबसे सिंपल एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल हम सब यानी आप सब स्टूडेंट्स और मैं इस क्लास में मौजूद हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं, इनहिलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जो हमने चैप्टर 1 रेस्पिरेटरी टॉपिक में पढ़ा था, रेस्पिरेशन के टॉपिक में, विच इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहिलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो आप देखिए जो एयर है वो एक्चुअल में क्या है? आप कह सकते हैं एयर एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। एयर क्या है? एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब देखिए हमें एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं और आप सब अगर हम मिलकर ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तब ही हम जिंदा रहेंगे। लेकिन अब ये देखिए ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमंस, इनका इंट्रैक्शन बन रहा है, इनका इंटर रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, जिसको ह्यूमन बीइंग्स क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। अगर इनहेल करेंगे, आपस में कम्युनिकेट होंगे, इस नॉन लिविंग फैक्टर को यूटिलाइज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब ही वो जिंदा रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां पे लिविंग यानी बायोटिक और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक, ये कंपोनेंट हमेशा मिलकर इंट्रैक्शन के साथ एक ही जगह पर रहते हैं। जिस तरह हमारे लिए ह्यूमंस के लिए यहां पर इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी तरह प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब आप देखिए हम और प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यानी आप कह लीजिए इकोसिस्टम में बायोटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर है ये एक्चुअल में हमारे एनवायरनमेंट के एबायोटिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब हम दोनों सिस्टम्स हमेशा मिलकर रहेंगे, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम के इंट्रैक्शन की वजह से जो ब्रांच बनाई गई, इट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक हो गया जी। तो अब हम सेकंड पैराग्राफ से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर
एनवायरनमेंट, कि कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग पार्ट से सेपरेट नहीं रह सकते। आइसोलेट मतलब अलग, सेपरेट अलग, ठीक है जी। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिस्टम। तो हमेशा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है जी। द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है एनवायरनमेंट का, दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन, जो इस इंटरेक्शन, इस रिलेशनशिप की वजह से बनता है, किसके दरमियान, बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक मीन्स लिविंग, कम्युनिटी मीन्स डिफरेंट पॉपुलेशन, तो जो डिफरेंट पॉपुलेशंस की कम्युनिटी होगी, एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो एक्चुअल में हम इसको क्या नाम देंगे, इकोसिस्टम। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम जी। एग्जाम्पल देखिए, अ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। अब पॉन्ड की एग्जाम्पल कैसे एडजस्ट होगी देखिएगा, तालाब जो है उसमें पानी होता है यानी वाटर। अब वाटर क्या है, वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग। वाटर जो होता है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जबकि उसमें पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे डिफरेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड, लाइक फिशेज होंगी, ठीक है, स्नेक्स होंगे वाटर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, इस तरह ये डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर वहां पर पाई जा रही हैं, तो ये बन गया कम्युनिटी वर्ड। क्योंकि वो लिविंग है तो बन गया बायोटिक, यानी बायोटिक कम्युनिटी जो है वो पॉन्ड में पाई जा रही है, और उसमें जो वाटर है वो एबायोटिक है, तो इस वजह से पॉन्ड जो है वो इकोसिस्टम की एग्जांपल बन गई। लेक एंड अ फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट कैसे बनी देखिए, उसमें जितने प्लांट होंगे फॉरेस्ट में और जितने एनिमल्स हैं वो बायोटिक होंगे। क्या होंगे, बायोटिक। लेकिन उस फॉरेस्ट में पाई जाने वाली जो हवा है, एयर है, वो एक्चुअल में क्या कंसीडर होगी, एबायोटिक। तो जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों आपस में रिलेट करेंगे, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और स्टूडेंट्स याद रखिए, कभी भी बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं या बायोटिक आप कह लीजिए कम्युनिटी है, वो एबायोटिक के बगैर रह ही नहीं सकती। इसमें जो टर्म यूज है इंटरेक्शन की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर कहूं कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं यानी बायोटिक, आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी बायोटिक, लेकिन मैंने आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक समझाना है, तो उसको समझाने के लिए मेरी और आपकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस वक्त आप सोचेंगे कि अगर हम दोनों की इंटरेक्शन हो रही है तो एक्चुअल में हम दोनों तो लिविंग कंपोनेंट्स में कंसीडर होंगे यानी बायोटिक। तो एबायोटिक का क्या रोल है देखिए, एबायोटिक का ये रोल है कि अगर मैं ये मार्कर नहीं यूज करता, मैं ये व्हाइट बोर्ड नहीं यूज करता, तो मैं आपको ये टॉपिक समझा नहीं सकता प्रॉपरली। इसीलिए मेरा इंटरेक्शन जो है इस क्लास में इन मार्कर्स और इस व्हाइट बोर्ड के साथ है, तो मेरा एज अ लिविंग यानी बायोटिक और ये कंपोनेंट्स नॉन लिविंग यानी एबायोटिक, हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमारा इकोसिस्टम बन गया। फिर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और लेक्चर को नोट डाउन कर रहे हैं, तो नोट डाउन करने के लिए आप भी तो क्या यूज कर रहे हैं, मार्कर, पेंसिल, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ आपका भी रिलेशन बन रहा है। तो अब आप देखिए कि इस दुनिया में एक जियोग्राफिकल एरिया आपके पास कंसीडर किया जाएगा और एक मेरे पास। मैं अपने इकोसिस्टम में चल रहा हूं और आप अपने इकोसिस्टम में चल रहे हैं। अब ये डिफरेंट इकोसिस्टम हो गए, क्या हो गए, डिफरेंट इकोसिस्टम। तो जब डिफरेंट इकोसिस्टम पाए जाते हैं पूरी दुनिया के, उन तमाम इकोसिस्टम को मिलाकर हम एक यूनिट में रखते हैं, विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल, विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल। तो बायोस्फीयर लेवल एक्चुअल में ऑल द इकोसिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है। बायोस्फीयर का मीनिंग आप बेहतर जानते हैं, बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मतलब वर्ड लिया गया अर्थ के गोल होती है, इसलिए वर्ड स्फीयर लिया गया। तो बायोस्फीयर लेवल से मुराद कि पूरी दुनिया में जितने भी इकोसिस्टम हैं वो सारे के सारे मिलकर
इस दुनिया में, इस अर्थ प्लेनेट पे काम कर रहे हैं। अब वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, जिस तरह अभी एक एग्जांपल मैंने आपको अपनी दी और आपकी दी, इसी तरह दुनिया में डिफरेंट इकोसिस्टम्स बने हुए हैं जो कि इसी दुनिया पे काम कर रहे हैं। इन तमाम इकोसिस्टम को उठा के हमने सिंगल यूनिट में, सिंगल वर्ड में रखा, विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल। तो आगे चलते हैं जी, पहले इन एग्जांपल्स को पूरा करते हैं। अ पॉन्ड, अ लेक एंड अ फॉरेस्ट आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये कुदरती इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में भी आर्टिफिशियल, आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं इकोसिस्टम को। कैसे? एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है जी स्टूडेंट्स के? एक ग्लास का बाउल टाइप होता है, ठीक है, जिसमें हम फिश को रख सकते हैं। फिश अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पानी को हम डालेंगे, पानी नॉन लिविंग है, तो इकोसिस्टम बन गया। लेकिन इकोसिस्टम में नेचुरल वो हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और क्योंकि ये एक्वेरियम के अंदर हमने इसको प्रिपेयर किया, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल। फिर हम इसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, यानी प्रॉपर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे वही इंपॉर्टेंट बात आ गई जी कि ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। दुनिया के जितने सिस्टम्स हैं बायोस्फीयर, वो कंबाइन होके, दुनिया के जितने सिस्टम्स हैं इकोसिस्टम्स के, वो कंबाइन होके कौन सा लेवल बना देते हैं जी? बायोस्फीयर लेवल। इट इंक्लूड ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। इन्होंने स्पेशल वर्ड प्लैनेट अर्थ इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। नो डाउट साइंस बहुत ज्यादा एडवांस है, और इन्होंने मार्स के ऊपर जाकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, और इतनी एलिजिबिलिटी कर ली है, या इतने एलिजिबल हो गए हैं कि मार्स पे ये कह रहे हैं साइंटिस्ट के लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है आर्टिफिशियल वे में। वहां पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारी बुक्स में प्लैनेट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम मानते हैं, वो एक्चुअल में सिर्फ अर्थ कंसीडर किया जाता है नेचुरली तौर पे। ठीक है जी। In other words, the biosphere consists of all the organisms present on the earth and all regions of the earth where they live. तो बायोस्फीयर के हर इलाके में जहां जहां इकोसिस्टम पाया जाएगा, लोग रहते हैं, उसकी बात की जा रही है। बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशंस, यानी जो ओशंस हैं, समंदर हैं, उनके फ्लोर जहां तक रसाई है हमारी, वहां तक, वहां से लेकर टू द टॉप्स ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, और जो सबसे ऊंची माउंटेन्स हैं वहां तक जितने भी लेवल्स बनते हैं, जितने भी आप कह लीजिए इकोसिस्टम्स बनते हैं, वो तमाम मिलकर एक बायोस्फीयर लेवल बना रहे हैं। और आगे देखिए, उन्होंने एक आपको किलोमीटर्स में बताया है कि हाईएस्ट माउंटेन की बात कहां तक की जा रही है। इट इज अबाउट 20 किलोमीटर्स थिक। देखिए, जो 20 किलोमीटर्स थिक वाली बात है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जब हमने पढ़ा था, इसके लिए आपको अगर केमिस्ट्री का लेक्चर देखना भी पड़े तो आप जरूर देखिए कि केमिस्ट्री में जब हमने एटमॉस्फेयर का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पे हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फीयर, द सेकंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड इज मेसोस्फीयर एंड द फोर्थ इज थर्मोस्फीयर। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ जो है जिसकी डिस्कशन प्रॉपरली की जाती है वो ट्रोपोस्फीयर लेवल में की जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल में हमारा सिलेबस जो था वो स्ट्रेटोस्फीयर तक था। तो आप जाके उसमें देख सकते हैं जो रेंज है इन किलोमीटर्स, वो आप जाके एक दफा देखिए कि कहां तक कंप्लीट होती है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कहां से स्टार्ट होती है। बताने को मैं आपको बता दूं, लेकिन एक दफा अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरह आपका वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा, और ये भी आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि यहां पे बायोस्फीयर लेवल कहां तक वाइडर है, कहां तक 20 किलोमीटर तक बात बन रही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहां तक स्टूडेंट्स कह लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने पढ़ी, मैं आपको एक दफा इनके बारे में बता देता हूं। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप हमने लिया इकोलॉजी से, फिर उसके बाद आप कह लीजिए इकोसिस्टम, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, पॉपुलेशन, ठीक है जी, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद बायोस्फीयर, उसके बाद स्पीसीज। ये 6 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमने पेज नंबर 113 पे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के इस चैप्टर के वर्क फॉर डे 1 में कंप्लीट की हैं।
होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह याद करिए, ठीक है जी। इनके कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छी तरह सुन लिए हैं, अगर आपको नहीं समझ आई इनको बार बार सुनिए, ठीक है। तो इन टर्म्स तक कह लीजिए ये वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके कह लीजिए आपके स्टेप डोर पर अवेलेबल हुई हैं, ठीक है। इनको आप अच्छी तरह गेन करिए और फिर ही फर्स्ट टू फर्स्ट आप कह लीजिए स्टेप जो है आप इस चैप्टर में आगे मूव करेंगे। और इसमें जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई, इन टर्म्स को अच्छी तरह याद करिए। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है टर्मिनोलॉजीज का, ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में, या फिर ये अलग से टर्म्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। बहरहाल हमारा आज का वर्क फॉर डे 1 बायोलॉजी का चैप्टर 16 का यहां तक कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली कुछ मेन डेफिनेशंस जो थी उनकी डिस्कशन की थी, और उन डेफिनेशंस में हमने बायोस्फीयर लेवल तक प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन थी वो पढ़ी थी। आज स्टूडेंट्स हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे और इसमें जो हमारी बेसिक हेडिंग है वो क्या है, इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसमें मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन है इनके कंपोनेंट्स की, इकोसिस्टम की। तो आज उन्हीं कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन को हमने देखना है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक हिसाब से काफी कह लीजिए सिंपल टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप कह लीजिए डबल टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट है। आपको एक ही डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी 2 टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपने लेक्चर को गौर से सुनना है और इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमने इकोसिस्टम कहा था एक ऐसा सिस्टम जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्या कहा था हमने, नॉन लिविंग थिंग्स, हमेशा उस इन्वायरमेंट में जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये आपस में इंटरेक्ट होकर रहती हैं, यानी एक साथ मिलकर रहते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का वर्ड जो है वो दोनों के लिए स्पेसिफाइड है और इनके दरमियान इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस डाइस पे मेरी बुक है, बायोलॉजी 10th क्लास, ये बुक, ये डाइस, ये दोनों नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं और मैं क्या हूं, लिविंग कंपोनेंट। अब अगर मैंने आपको टीच करना है तो मैंने रीडिंग करनी है बुक से, उसके लिए बुक पे देखना जरूरी है, बुक का अवेलेबल होना जरूरी है। अब ये मैं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बुक एज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग, हम दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी। मैं इससे देखकर रीड करूंगा आज का टॉपिक और आपको समझाऊंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त जिस रूम में मैं मौजूद हूं, यहां का इकोसिस्टम ये है कि आई एम अ लिविंग पर्सन, और ये जो बुक है ये क्या है,
नॉन लिविंग थिंग। अब हम दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी तब ही मैं आपको ये टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो यहां पर मेरा एक अपना इन्वायरमेंट है जिसमें मेरे पास आप कह लीजिए एक सिंपल क्या बना हुआ है, इकोसिस्टम। तो जैसा कि हमने पहले इकोसिस्टम को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि इसके दो बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज द बायोटिक, क्या वर्ड है, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा हमारे पास क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, एबायोटिक। क्या वर्ड है, एबायोटिक। तो बायोटिक का पहले मीनिंग देख लेते हैं जी। बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स को, ठीक है। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंसीडर होते हैं। और एबायोटिक का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ए का मतलब बायोलॉजी में हम ज्यादातर इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो नॉट होती है। ए मींस नॉट, या फिर आप नॉन कहेंगे क्योंकि वर्ड बायोटिक है, तो बायोटिक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, लिविंग। यहां पे हमने बायोटिक के लिए क्या वर्ड यूज किया है, लिविंग। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स मुराद ऐसे कंपोनेंट्स जो क्या होंगे, नॉन लिविंग। क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसलिए हम इनके साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये एक्चुअल में क्या कंसीडर होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कंसीडर होंगे स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और बायोटिक का हमने क्या कह दिया उन्हें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कह दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया जी। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए पहले नॉन लिविंग थिंग्स की या एबायोटिक की अगर एग्जांपल को देखा जाए तो स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट आप कह लीजिए एयर, यानी हवा। अब आप देखिए एयर कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि एयर के बगैर जो है वो हम सांस नहीं ले सकते। एयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम ये समझते भी हैं और ये जानते भी हैं कि एयर एक्चुअली दो बेसिकली कंपोनेंट से मिलकर बनी है। वैसे तो इसमें डिफरेंट गैसेस हैं लेकिन दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। अब आप ये देखिए ये दो गैसेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि ये ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अब एयर इन्वायरमेंट में है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट है यानी एबायोटिक, लेकिन उस एयर की जरूरत हमें भी है, प्लांट्स को भी है। अब प्लांट्स भी लिविंग हैं और हम भी लिविंग हैं, हम दोनों के लिए एयर का होना जरूरी है। अगर हमें वो एयर नहीं मिली तो अल्टीमेटली हमारी डेथ हो सकती है या डेथ हो जाएगी। इसीलिए अब आप देखिए कि नॉन लिविंग कंपोनेंट का एक लिविंग कंपोनेंट के साथ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कितना जरूरी है। तो आप ये देखिए एबायोटिक कंपोनेंट की फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एयर। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट है वाटर। देखिए वाटर एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनिमल्स एज वेल एज फॉर प्लांट्स एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और बाकी कई जो छोटे जानदार हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उनके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हत्ता कि आप ये देखिए कि हमारी जो ब्रेन है उस ब्रेन का 50 to 60% या 65% जो है वो वाटर पे डिपेंड करता है, जो ब्रेन टिश्यूज हैं। यानी पानी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। लेकिन वाटर की इतनी अहम प्रॉपर्टीज होने के बावजूद वाटर एक नॉन लिविंग थिंग्स में या आप कह लीजिए कि नॉन लिविंग कंपोनेंट एबायोटिक में कंसीडर होता है, जबकि हम क्या हैं, लिविंग। अब हमारा वाटर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये देखिए हर जगह मैं वर्ड इंटरेक्शन का यूज कर रहा हूं, लिविंग नॉन लिविंग की इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी एबायोटिक कंपोनेंट की। अब जहां तक बात स्टूडेंट्स बायोटिक कंपोनेंट की है, इसकी एग्जांपल्स कह लीजिए या क्लासिफिकेशन कह लीजिए, बात इस तरह की है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स।
ये वर्ड आपने पहले भी यकीनन सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी इनके बारे में आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। प्रोड्यूसर्स का मतलब स्टूडेंट्स होगा प्लांट्स। क्या मतलब होगा? प्लांट्स। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी जनरेट करवाने वाले, पैदा करवाने वाले, प्रोड्यूस होने वाले। प्रोड्यूसर के बाद स्टूडेंट्स वर्ड आता है कंज्यूमर्स। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर वर्ड आया कंज्यूम करने से, ठीक है, यानी खर्च करने से, जाया करने से। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्लांट को खर्च करते हैं, प्लांट को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कंज्यूमर्स हैं ये फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है, यानी इट इज फर्दर क्लासिफाइड। इनको फर्दर क्या किया गया स्टूडेंट्स? फर्दर क्लासिफाइड किया गया, यानी इनमें आगे मजीद यूनिट्स आ जाते हैं, मजीद टाइप्स आ जाती हैं। तो कंज्यूमर्स के बाद जो लास्ट में हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनके वर्ड से आपने इनको याद रखना है, जो डीकंपोज कर देते हैं किसी भी मटेरियल को। डीकंपोज का मतलब क्या होता है? स्प्लिट अप, यानी किसी चीज को तोड़ देना, खा जाना, खत्म कर देना। एक्चुअली में हमारे पास जो डीकंपोजर्स होते हैं इनके पास स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हर किस्म के मटेरियल को इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास सबसे पहले कौन आ गए? प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स और फिर डीकंपोजर्स। बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट कह लीजिए एक चेन में बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और इसी चेन को भी हम समझने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि इसमें जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, और यही वो डिवीजन है जो कि एक्चुअल के आज के टॉपिक में हमने समझनी है। तो आइए इस डिवीजन को जरा नजरसानी करते हैं। ये ऊपर स्टूडेंट्स मैंने एक साइकिल बनाई है, बीच में मेंशन भी किया है, अगर आपको नजर आ रहा हो कि ये एक सिंपल सी साइकिल है। इस साइकिल को आपने समझना है। ठीक है, साइकिल को समझने का तरीकाकार स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जिस पॉइंट से बात स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे वापस हमारी बात आकर खत्म होती है। जिस तरह आप कह लीजिए एक पहिया है साइकिल का, उसी तरह एक गोल सर्कल में हम चलेंगे, जहां से जिस पॉइंट से बात स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे वापस हम आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इनमें से हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। हम बात स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स से। किससे? प्रोड्यूसर्स। जैसे कि भी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कि प्रोड्यूसर्स क्या है। प्रोड्यूसर हम किनको कहते हैं? प्लांट्स को। किनको कहते हैं? प्लांट्स को। अब देखिए प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो एक बेहतर मैकेनिज्म है जिसको आप जानते हैं, विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट्स एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल को गेन करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, उसके अलावा सनलाइट होती है और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इन तमाम चीजों की बेस पर ग्लूकोज तैयार होता है और साथ ऑक्सीजन तैयार होती है, और ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट जो हैं वो अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं फूड को एनर्जी की फॉर्म में, और जब जरूरत होती है यूटिलाइज करते हैं और अपने आप को सरवाइव करते हैं एक एनवायरनमेंट में। इस तरह उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है जी, ये सारा एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने आप को सरवाइव करवाते हैं। लेकिन प्लांट्स तक बात नहीं खत्म होती। हमने 9th क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि प्लांट्स की तरह हमारे पास किंगडम्स में, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं, लाइक एल्गी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनके पास जो जिन जगह पे ये रहते हैं वो क्या है? वाटर, यानी ये एक्वेटिक लाइफ में रहकर वहां पर ये काम करते हैं। बहरहाल प्रोड्यूसर्स जो हैं ये प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखिए अल्लाह का एक स्टूडेंट्स ऐसा कुदरती निजाम है जिसकी बेस पर हर एक ऑर्गेनिज्म को इसी ही इन्वायरमेंट से
अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ गेन करना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। वो कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या कुछ ऐसी चीज जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको खाने के बाद वो सरवाइव कर सकता है। तो ये आप कह लीजिए एनवायरनमेंट में एक स्पेसिफिक कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ये बेहतर जानते हैं कि कंपटीशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बढ़कर आगे रहना चाहता है, और ये तब ही होगा जब वो सरवाइव करेगा, जब वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कंपटीशन का हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर ये पॉइंट है कि अब जो प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, इन प्लांट्स को खाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स दुनिया में मौजूद हैं। उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स। मैं नंबरिंग दे देता हूं। पहले हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसके वर्ड से इसको समझिए। ये वर्ड है हर्बीवोर्स। इससे आप हर्ब का वर्ड निकाल लीजिए। ठीक है, हर्ब, ये आपने जरूर बायोलॉजिकल टर्म्स में सुना होगा, हर्ब्स यानी प्लांट्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने आप को सरवाइव कर सके। और हर्बीवोर्स का एक और टर्मिनोलॉजी से हम इन्हें याद रखते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी वो पहला ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करने लगा। और वो किसको कंज्यूम करेगा? पहले प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स को कंज्यूम करेगा, अपनी बॉडी में लेकर जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे एनर्जी बनाएगा और अपने आप को इस एनवायरनमेंट में सरवाइव रखेगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गए हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स जो है यानी प्लांट को खाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को, उन हर्बीवोर्स को खाने वाले क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स। क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स। अब ये एक नई टर्म आ गई है स्टूडेंट्स। क्या वर्ड है? प्राइमरी कार्निवोर्स। अब आपने याद रखना है कि प्राइमरी कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, उन ऑर्गेनिज्म को ईट करेंगे जिन्होंने प्लांट्स को खाया था। यानी प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर्स, या फिर उनको आप क्या नाम दे सकते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को या प्राइमरी कार्निवोर्स को खाने वाले सेकेंडरी कार्निवोर्स कहलाएंगे। और सेकेंडरी कार्निवोर्स के लिए जो टर्म यूज होगी नेक्स्ट, वो क्या होगी? टर्शरी कंज्यूमर। क्या होगी? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक हो गया जी। अब एक छोटी सी एग्जांपल साथ स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ना ये साथ साथ समझ भी आए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोड्यूसर्स, फिर पढ़ा हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर को खाने वाले थे हर्बीवोर्स, इसलिए उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले थे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को हमने प्राइमरी कार्निवोर्स कहा। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले जो हैं स्टूडेंट्स, यानी इन्हें ईट करने वाले, वो क्या? सेकेंडरी कार्निवोर्स, या फिर इनको क्या कहा गया? टर्शरी कंज्यूमर। तो आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जहां से मैं आपको बताऊंगा आपने वहां से देखनी है। ये नीचे आप देखिए मैंने हाईलाइट की है, देखिए प्लांट्स। ये क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को खाने वाले कौन होंगे? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स की एग्जांपल में स्टूडेंट्स कौन है? रैबिट। यानी रैबिट जो है वो किनको खाता है? प्लांट्स को। अब जब रैबिट प्लांट्स को खाएगा तो रैबिट क्या कहलाएगा? हर्बीवोर्स, या फिर रैबिट को आप क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। अब रैबिट अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहेगा, प्लांट्स खाता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी उसका पाला पड़ेगा स्नेक से। स्नेक जो है वो रैबिट को खाएगा अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए। जब ऐसा होगा तो स्नेक एक्चुअल में प्राइमरी कार्निवोर कहलाएगा। प्राइमरी कार्निवोर कहलाएगा, लेकिन टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो प्राइमरी
कार्निवोर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी स्नेक इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। अब स्नेक रुकेगा नहीं, स्नेक भी अपने एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव करेगा, लेकिन जब भी उसका पाला पड़ेगा आउल से, उल्लू से, आउल, तो आउल क्या करेगी? वो उस स्नेक को अपने आप फूड समझेगी और खाएगी। इस टाइम जो आउल है हमारे पास, ये क्या कंसीडर होगी? सेकेंडरी कार्निवोरस। क्या कंसीडर होगी? सेकेंडरी कार्निवोरस। और सेकेंडरी कार्निवोरस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक हो गया जी। तो सेकेंडरी कार्निवोरस हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है एक चेन की। ठीक है, अब जहां तक बात आउल की है, इसको अगर अगला ऑर्गेनिज्म खाना चाहेगा तो वो एक्चुअल में हमारे पास क्या कंसीडर होगा? टर्शरी कार्निवोर। टर्शरी कार्निवोर। लेकिन टर्शरी कार्निवोर के लिए फर्दर कोई टर्म नहीं है, क्योंकि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर वहां तक खत्म हो चुकी है। तो अगला जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो टर्शरी कार्निवोर है। टर्शरी कार्निवोर। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा जी? टर्शरी कार्निवोर्स जो है ये एक्चुअली कभी ना कभी इनकी डेथ होगी, क्योंकि इनको खाने वाला कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर टर्शरी कार्निवोर की बात कर ली जाए तो एग्जांपल है लॉइन, चीता। ठीक है, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते नहीं है, लेकिन मार सकते हैं अगर मारना चाहें। ठीक है, या किसी वजह से अगर वो मर जाएं, किसी डिजीज की वजह से, फेमाइन की वजह से, एटसेट्रा। ठीक है, तो टर्शरी कार्निवोर्स को खाने वाला कोई नहीं है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जो आकर इसकी बॉडी के ऊपर से जितना भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है मसल्स का, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं वो एंजाइम्स। वो एक्चुअल में क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स। क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स। और ये कुदरती निजाम है, किसी ना किसी तरह अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ होती है, और क्योंकि ये वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो मरने के बाद किसी न किसी वे से इनकी बॉडी के ऊपर मिट्टी आ जाती है, सॉइल, या किसी ना किसी तरह ये धंस जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं। तो वहां पे ये एज ए डिकम्पोजर्स जो हैं ये टर्शरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, और फिर डिकम्पोजर्स उनमें से कुछ जो मिनरल्स निकालते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो रख लेते हैं, बाकी वो जमीन में स्प्रेड हो जाते हैं, और वही मिनरल्स एक नेचुरल वे के थ्रू बाद में प्रोड्यूसर्स बनते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल होते हैं, यानी प्लांट्स को। फिर जाकर ये देखिए पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है। देखिए इस साइकिल में हमने स्टार्ट किया और आकर लास्ट पे ये कहा कि टर्शरी कार्निवोर की डेथ होती है तो उस पर डिकम्पोजर्स काम करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। चेन में अगर ये जो पूरी एक चेन बन चुकी है, सबसे पहले हमने कहा प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर्स, ठीक है, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, फिर टर्शरी कार्निवोर्स। इस पूरी चेन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसकी डेथ होगी तो उसके ऊपर डायरेक्ट आके कौन एक्ट करेंगे? डिकम्पोजर्स। कौन एक्ट करेंगे? डिकम्पोजर्स। ठीक हो गया। और वो खुद ब खुद डिकम्पोजर्स उनमें से जो मिनरल्स निकलेंगे उस ऑर्गेनिज्म से वो दोबारा सॉइल को वापस कर देंगे और वो दोबारा फिर प्लांट बन जाएंगे। यानी चेन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। प्रोड्यूसर से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को रैबिट खाने वाला, रैबिट को स्नेक, किसी वजह से स्नेक की डेथ हो गई, ठीक है, स्नेक की डेथ, तो इस प्राइमरी कंज्यूमर पे खुद ब खुद जो है वो डिकम्पोजर्स आएंगे, डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ये अवेलेबल है सॉइल में तो अल्टीमेटली ये सोर्स बन जाएगा, बाद में जरिया बन जाएगा किसका? प्रोड्यूसर का। तो डिकम्पोजर्स कहीं पर भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें चेन पढ़ रही है तो चेन की रिजेंबलनेस पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में आज का हमारा टॉपिक है जिसकी हमने डिस्कशन की है। अब हम इसको थोड़ा सा रीडिंग में कवर करेंगे। एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो बुक पे ही हैं, जो आपने पहले नहीं सुनी, वो मैं आपको रीड करके अंडरलाइन करवाऊंगा, उनको आपने याद रखना है, ठीक है जी। उन टर्म्स की सिंपलेस्ट टर्म्स का आपको पता है, लेकिन जो अब टर्म यूज हुई हैं उन टर्म्स को आप नहीं जानते, क्योंकि ये न्यू सिलेबस जो है वो ऐड हुआ था इस बुक में, इस वजह से, ठीक है जी। तो पेज नंबर 114 पर आ जाइए।
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है जी, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 114 जी। वी हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। We know that an ecosystem comprises of two basic parts. दो basic parts हैं जी, abiotic and biotic components। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स जी। The abiotic components include the non-living factors present in ecosystem। यानी इकोसिस्टम में जो non-living factors हैं उनकी बात की जा रही है। Important non-living factors में हमारे पास लाइट आ जाती है, यानी सनलाइट, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, सॉइल जरखेज मट्टी या सॉइल मट्टी कह लीजिए, एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो भी इसी में ही आते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक यानी लिविंग, कंप्राइज द लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट संभालते हैं या उन्हें कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया एज अ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो यही बताया गया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है क्या? अच्छा जी, अब बात सुनते हैं जी प्रोड्यूसर्स की। ठीक है, साथ साथ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कहते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड, अब क्या क्या चीजें प्रोड्यूसर में आती हैं? नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 एल्गी, एंड द नंबर 3 इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखिए प्लांट्स की तो अनगिनत एग्जाम्पल है, इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके बारे में आप जानते हैं। एल्गी के बारे में भी आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एल्गी जो है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और एक्वाटिक लाइफ में पाए जाते हैं, यानी वाटर में। ठीक है, और एल्गल ब्लूम बना लेते हैं, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था, वो सारी सरफेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसकी मैं सिर्फ एग्जांपल लिख देता हूं। क्या वर्ड है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि प्लांट्स होने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करता है उसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। क्या वर्ड है स्टूडेंट? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया। तो स्टूडेंट साइनोबैक्टीरिया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको एक्चुअल में हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आगे बात हो रही है कि जी दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस फूड। यानी ये इतने काबिल होते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फूड बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और वो बनाते किससे हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। इसमें रॉ मटेरियल एक्चुअल में हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। प्रोड्यूसर फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी इकोसिस्टम। यानी जो बुनियाद है किसी भी इकोसिस्टम की वो एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। इसीलिए मैंने चेन जो है वो कहां से स्टार्ट की थी? प्रोड्यूसर्स से। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी लैंड, टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? लैंड इकोसिस्टम्स, प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स। यही मेन चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। इन एक्वाटिक aquatic ecosystems the main producers are the floating photosynthetic organisms mainly algae। यानी पानी के अंदर, ये मैं थर्ड टाइम आपको बता रहा हूं कि एल्गी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रखते हैं जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एल्गी जो है ये पानी, यानी आप कह लीजिए जहां पे पानी ज्यादा खड़ा है वहां पे ये एल्गी बनना शुरू हो जाते हैं, इनकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है नेचुरली तौर पे, और ये फैलना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं।
पानी के अंदर ही, और स्पेसिफिकली ये ग्रीनिश कलर के होते हैं, स्लिपरी होते हैं। अगर आप कभी गए हो किसी ऐसी जगह, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स वाली साइड पे जहां से पानी बह रहा है, तो आप देखिएगा अगर कहीं पे पानी रुका हुआ होगा तो वहां पे वो जगह स्लिपरी भी होगी, थोड़ा थोड़ा आपको वहां पे ग्रीनिश कलर नजर आएगा जमा हुआ, वो एक्चुअल में एल्जी है। और वो एल्जी आप कह लीजिए बहुत ज्यादा खतरनाक है एक्वाटिक लाइफ के लिए अगर वो एल्जी स्प्रेड होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एल्जी जो है वो ऑक्सीजन को पानी में से निकाल कर यूटिलाइज करना शुरू कर देती है, जिस वजह से आप ये समझिए कि पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनकी डेथ कंफर्म है। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेशन में ज्यादा हो जाए। जी, तो इनके बारे में क्या लिखा है? इनको एक नाम दिया जाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को, दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, PLANK, प्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स। शैलो वाटर रूटेड यानी जिनकी रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है नीचे तक। जी, यहां तक स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स कंप्लीट होते हैं। अब कंज्यूमर्स की तरफ आते हैं। जी, द कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं और उनसे फूड को लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। They cannot synthesize their food and so depend upon producers for food। ठीक है, ये जो है cannot synthesize their food यानी अपना खाना खुद तैयार नहीं करते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर इंक्लूड ऑल, इनमें तमाम आ जाते हैं, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजोआन्स और सारा कुछ ये इसी इकोसिस्टम है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है जी, उसमें हमारे पास हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स आते हैं। ये किसकी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं? कंज्यूमर्स की। ठीक है, तो लिखा हुआ स्टूडेंट्स के हर्बीवोर्स दैट इज कैटल, डियर, रैबिट, ग्रास होपर, ये किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है जी, ये फीड करते हैं डायरेक्टली किस पे? प्लांट पे या प्लांट की प्रोडक्ट्स पे जो प्लांट से बनती हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं ये फीड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे। जैसे बात अगर कर ली जाए किसकी? प्राइमरी कार्निवोर्स की, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, तो ये उन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं या उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, यानी हर्बीवोर्स। उसकी एग्जांपल अब आप देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं जी? फॉक्स है, फ्रॉग है, अच्छा उसके अलावा प्रीडेटरी बर्ड्स हैं यानी जो दूसरों को खाती हैं, ऐसी बर्ड्स प्रीडेशन करती हैं, फिशेस हैं, स्नेक्स हैं, एटसेट्रा। फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं जिनको टर्शरी कंज्यूमर कहा जाता है। ये सेकेंडरी कार्निवोर्स प्राइमरी कार्निवोर्स को ईट करते हैं, खाते हैं। अब इनकी एग्जांपल देखिए, वुल्फ एंड आउल। फिर आखिर पे आपके पास आते हैं टर्शरी कार्निवोर्स। टर्शरी कार्निवोर्स के बारे में सिर्फ ये लिखा है कि वो सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाते हैं। एग्जांपल में लॉइन है, टाइगर है, एटसेट्रा। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सुनिए। डिकम्पोजर्स का दूसरा नाम क्या लिखा गया है? रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं किस चीज को? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर, कि जो डेड मैटर होता है उसमें मौजूद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी उन ऑर्गेनिज्म में एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ था, बिल्डिंग मटेरियल, जिस वजह से हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड स्टोर था। लेकिन डिकम्पोजर्स जो हैं ये क्या करेंगे? ये कैटाबॉलिज्म करेंगे। क्या करेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो स्प्लिट अप मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स के बारे में, यानी ये क्या करेंगे? आप इसको क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये स्प्लिट अप करेंगे, यानी डिकम्पोजर्स मैंने आपको बताया स्प्लिट अप करेंगे। ठीक है, अभी मैंने टर्म ली, मेरे जहन से टर्म निकल गई है, चलें कोई बात नहीं, अब इसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा हाँ जी, स्प्लिट अप करेंगे यानी जो प्रोसेस करेंगे इट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? कैटाबॉलिज्म। ठीक है,
ये अक्सर होता है जी, जो टीचर्स होते हैं इनकी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होती है। बहरहाल कैटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ब्रेकेबल प्रोसेस है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पेसिफिकली उसको तोड़ने की बात की जाती है, वो एक्चुअल में कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो कैटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, जबकि बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो एनाबॉलिज्म करते हैं। लेकिन याद रखिए जरूरी नहीं वो सिर्फ ही एनाबॉलिज्म करेंगे, वो अपनी जिंदगी में भी कैटाबॉलिज्म करेंगे, तभी तो सरवाइव रहेंगे। लेकिन अगर वैसे बात कर ली जाए तो जो आखिरी ऑर्गेनिज्म था जिसकी डेथ होनी थी और उसने डिकम्पोजर के पास आना था, एक्चुअल में उसकी बॉडी में जो फूड स्टोर था वो एनाबॉलिज्म के प्रोसेस से था। अब वो मर गया, उसकी बॉडी में, यानी उसकी डेथ के बाद जो बॉडी में फूड स्टोर है वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। अब डिकम्पोजर आएंगे तो वो एक्चुअल में आके उसे स्प्लिट अप करेंगे, उसके मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी उस पर कैटाबॉलिज्म करेंगे और उसमें से जो ऑर्गेनिक स्टफ है इंपॉर्टेंट और कुछ मिनरल्स वो निकाल लेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे बताया गया है कि जी डेड मैटर में प्लांट्स भी हो सकते हैं एंड एनिमल्स भी, ठीक है, इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, यानी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। दे सक्रीट, यानी सक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स की डेथ हो जाती है उन पे, और एनिमल्स और जानवरों पे रिमेन्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल। आफ्टर डाइजेशन के बाद डिकम्पोजर्स एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन यूज, यानी वो अपने इस्तेमाल के लिए उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो किस में ऐड अप हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में, यानी लैंड एनवायरनमेंट में, सॉइल में ऐड हो जाएंगे। मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ बायोस्फीयर। इनमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं एंड फंजाई, जिनको स्पेसिफिकली हम प्रिंसिपल यानी आप कह लीजिए मेन, जो इंपॉर्टेंट होते हैं या कह लीजिए स्पेसिफिक हैं, वो एक्चुअल में आप कह लीजिए डिकम्पोजर्स होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल का मतलब ये है, जैसे देखिए कि मैं कहता हूं जी मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूं, तो मेरी तरह ये भी सारे एक अवेलेबल हैं, ये बायो के टीचर हैं, ये भी अवेलेबल हैं, ये भी बायो के टीचर हैं। तो स्कूल में बायो के टीचर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक जो हेड मास्टर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसी तरह यहां पे जो डिकम्पोजर्स हैं वो प्रिंसिपल हैं, यानी चीफ हैं, इंपॉर्टेंट हैं या मेन है, ठीक है, जो एक ही होता है, और वो क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये स्टूडेंट्स देखिए कितना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने काफी डिटेल में जाकर डिस्कस किया, और ये टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और उन्हीं टर्मिनोलॉजीज की बेस पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। इसमें राइट अ शॉर्ट नोट के तौर पे कोई भी टॉपिक आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आगे से हमारा सिलेबस वैसे ही ALP है, उसमें कटिंग है, तो फर्दर इसमें कटिंग नहीं बनती। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रॉपरली याद करिए, इसमें से MCQs बनाइए। आज हमारा वर्क फॉर डे 2 यहां तक कंप्लीट होता है।